अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। जनाब, आज मैच खेला जा रहा है, दुबई में न्यूट्रल वेन्यू है और मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये दो टीमें ऐसी हैं जिनके लिए कहा यह जा रहा था टूर्नामेंट से पहले कि ये यकीनन टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट होंगी। बहरहाल ये जो मैच है ये डिसाइड करेगा कि इस ग्रुप में जो है वो कौन लीड करेगा और उसके बाद की जो प्रोसीडिंग होगी उसके ऊपर आपको बताएंगे। आज जब पहले बैटिंग इंडिया ने की तो 50 ओवर्स में 249 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे। येट ये एक लो स्कोरिंग गेम है, बट जो गिवन सिचुएशन इस वक्त है दुबई के अंदर, वहां पर देखते हुए ये लगता है कि ये एक मुनासिब टोटल है। और इस वक्त इंडिया की बॉलिंग जारी है और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, बट स्लोली 19.2 ओवर्स में 78 रन उन्होंने बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है न्यूजीलैंड के बॉलर्स की, और स्टार्ट से ही इंडिया को जो है रिस्ट्रिक्ट किया बड़ा स्कोर करने से। और बॉलिंग के अंदर हम देखते रहे, बॉलिंग से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आज नज़र आई है वो न्यूजीलैंड की फील्डिंग नज़र आई। येट अगेन गिलेन फिलिप्स एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस वक्त लाइमलाइट में हैं और जिन्होंने आज एक दफ़ा फिर बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया विराट कोहली का बैकवर्ड पॉइंट पर। और उसके बाद फिर केन विलियमसन ने एक बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया, बड़ा एक्रोबैटिक कैच था, और जिसके बाद इंडिया के जो टॉप बैटर्स हैं ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हुए बल्कि डाउन ऑर्डर के ऊपर भी बैटर्स को ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। ये कंडीशंस थोड़ी सी हैवी रही हैं, यानी कि आउटफील्ड अगर देखी जाए तो इस ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी थी, जिसकी वजह से बाउंड्रीज बड़ी मुश्किल से आ रही थी। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि ये स्कोर जो है अभी जिस तरह से न्यूजीलैंड की बैटिंग जा रही है उनको भी बैटिंग करने में जो है वो मुश्किल पेश आ रही है। विकेट जो है वो इतना कंड्यूसिव नहीं है बैटर्स के लिए, बॉलर्स को इसमें से समहाउ हेल्प मिल रही है। मैच क्योंकि अभी जारी है और अब से कुछ देर पहले तक 80 रन बनाए न्यूजीलैंड की टीम ने, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। केन विलियमसन क्रीज पर मौजूद हैं, उन्होंने 37 नॉट आउट रन बनाए, इस वक्त तकरीबन 49 बॉल्स वो खेल चुके हैं। उनका साथ दे रहे हैं डेरल मिचेल जिन्होंने 25 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं। तो इस तरह ये बैटिंग जारी है, इसके ऊपर अभी बात करेंगे। और साथ साथ फिर जो खबरें आ रही हैं, जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही हमारी टीम की सिलेक्शन के हवाले से और कोच के हवाले से, ये एक्टिंग कोच कौन होगा और क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी होगी, ये हमें देखना होगा। तो बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो है टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा और उनसे फिर हमारी गुफ्तगू होगी। जनाब मुनीरुल हक साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मेरे पास फ्लोर पे आवाज़ नहीं आ रही। ओके, दोबारा से रब्ता कर लेते हैं, जब तक मैच के हवाले से थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जनाब, फील्डिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट में काम किया जा रहा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो न्यूजीलैंड की टीम है इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड बनकर सामने आई है, और ये जो फील्डिंग है इसी की वजह से जो मैचेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मुनीर अल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन ज्वाइन करने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। मुनीर भाई, पहले थोड़ी सी मैच के हवाले से बात हो जाए। विकेट आज जिस तरह परफॉर्म किया बैटर्स ने, ऐसा महसूस हो रहा था कि इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं था बैटर्स के लिए, और अगर यहाँ फाइनल होता है तो फिर एक सवालिया निशान है कि जिस तरह की इस वक्त क्रिकेट हो रही है लो स्कोरिंग, क्या इसी तरह का फाइनल भी एक्सपेक्ट किया जाएगा? और प्लस ये भी बताइएगा कि जिस तरह की आज परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की रही है खासतौर पर फील्डिंग के अंदर, किसको इस तरह देखते हैं, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा कमेंट करें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया यासिर आपका, और आपके देखने वाली खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, आज जो मुकाबला हो रहा है ना, वो अपने ग्रुप में कौन सी टीम टॉप करेगी उसके लिए है, क्योंकि दोनों टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल में तो पहुंच चुकी हैं। राइट। अब यहाँ आपने जैसा बताया विकेट का, तो देखिए जो दुबई की विकेट है वो 300 प्लस वाली नहीं है। यहाँ 350 नहीं बनेंगे। यहाँ कोई टीम 260 270 बना लेती है तो उसमें वो अच्छा स्कोर कहलाता है। राइट। लेकिन आज न्यूजीलैंड ने जो है वो 249 तक किया है इंडिया को। लेकिन 249 भी इतना बुरा स्कोर नहीं है, बिकॉज के आज जो सबसे अच्छा काम किया भारत ने वो ये किया है कि वरुण चक्रवर्ती जो उनके मिस्ट्री स्पिनर है उनको भी इंक्लूड कर दिया है। तो तीन इनके पास 4 स्पिनर है जो बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और नजर यही आ रहा है कि शॉट खेलने के लिए आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ रहा है। आपकी गेंद डायरेक्ट बल्ले पे ऐसे नहीं आ रही कि आप शॉट खेलें, आपको अपनी पोजीशन को चेंज करके शॉट खेलना पड़ रहा है। तो वो एक मुश्किल हमें नजर आ रही है, और मुश्किल का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं
कि शुरू के जो 15 ओवर्स हुए थे उसमें से ऑलमोस्ट 10 ओवर डॉट बॉल्स गई थी जी। यानी 15.3 ओवर में 61 डॉट बॉल्स हो गई थी। तो उसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत मुश्किल हो रही है खेलने में। और अभी देखते हैं, इस वक्त तो मैच ऑन है, लेकिन भारत ने जो स्पिनर्स अपने शामिल किए कुलदीप यादव के साथ वरुण को, वो काफी इस वक्त परेशानी का सामना है उनको। और मेरा ख्याल ये अच्छा डिसीजन है, जिस तरह के विकेट है उस पर स्पिनर्स बहुत फायदेमंद साबित होंगे। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, एक डिबेट अब चल निकली है, वो ये कि भारत के हवाले से कि न्यूट्रल वेन्यू पे, सेम वेन्यू पे बैक टू बैक मैचेस खेलना ये निस्बतन आसान होता है। और न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बल्कि इंग्लैंड के कैप्टन और दीगर प्लेयर्स भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया को इस ये एक लेवरेज थी जिसकी वजह से जो है उनके लिए टूर्नामेंट में आगे पेनिट्रेट करना आसान साबित हो रहा है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, जरा चाहूंगा इस पर भी कमेंट करें। बात ये है कि यार आपको पता है कि पैसा बोलता है। यस। आईसीसी के चेयरमैन जब भारतीय नहीं थे तब भी पैसा बोलता था। मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने पहले ही अपना एक वेन्यू बना लिया था कि सेमीफाइनल पहुंचेगी इंडिया की टीम तो ये इस जगह खेलेगी। यहाँ भी तमाम के तमाम है, बाकी टीमों को ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है, इनका अपना एक है कि यहाँ खेल रहे हैं। तो ये तो देखें, मुझे तो ये लगता है आगे जाके जिस तरह है उस तरह पहले ही भारत ये कह देगा कि जी फाइनल हम यहाँ खेलेंगे, सेमीफाइनल हम यहाँ खेलेंगे, ग्रुप मैचेस हम यहाँ खेलेंगे, क्योंकि आईसीसी नाम का कोई इदारा वैसे तो नहीं रहा जो भारत के ऊपर कोई कार्रवाई कर सके या भारत को कुछ कह सके। वरना ये पूरे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होते हैं, या भारत की टीम आती या नहीं आती, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती अगर आप कानूनी तौर से बात करें। लेकिन चूंकि भारत के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी पहले ही कह दिया था आईसीसी के जो एग्जीक्यूटिव आए थे, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सबको नजर आ रहा है। देखिए आज पाकिस्तान कह रहा है, दीगर टीमों के जो एक्स प्लेयर हैं वो भी कहना शुरू हो गए। तो जब लिमिट से कोई चीज क्रॉस करती है तो आती है, लेकिन फिलहाल इंडिया का राज है और इंडिया अपनी मर्जी से चीजें करता है और कुछ अर्से तो मुझे लगता है अभी और करता रहेगा और चलता रहेगा ये सिलसिला। अभी आपके ख्याल में इसका कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। ठीक है जी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की अगर फील्डिंग की बात करें तो अभी कुछ देर पहले मैंने इंट्रो में ये बात मेंशन की कि ये वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त एक तो क्रिकेटिंग साइड भी है और फील्डिंग साइड भी न्यूजीलैंड की ही नज़र आ रही है। जो जिस तरह के एक्रोबैटिक कैचेस इनके फील्डर्स लेते हैं, विलियमसन ने लिया, ग्लेन फिलिप्स आपको पता है कैच आफ्टर कैच उनका आता ही जा रहा है, और ऐसे कैचेस वो ले रहे हैं कि जो शायद जो इस वक्त जितनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसमें बहुत कम ऐसे कैचेस देखने को मिले हैं। इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे मुनीर भाई, फरमाइए। नहीं, आजकल तो मौजूदा दौर के जॉन्टी रोड्स बने हुए ये ग्लेन फिलिप्स, जिस तरह रिजवान का उन्होंने कैच लिया और आज जिस तरह विराट कोहली का कैच लिया, ये बिल्कुल आपने एक्रोबैट और जगलर की जो बात की बिल्कुल वैसे ही वो नजर आ रहे हैं। करतब दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि कैच नहीं लेते, करतब दिखाते हैं। क्या कहना है, रिजवान ने कैच उन्होंने बाएं हाथ से उड़ते हुए लिया, आज वो दाएं हाथ से बड़ा जबरदस्त डाइविंग कैच लिया। ये दिखा रहे हैं कि देखें ये होती है फील्डिंग, और इसको कहते हैं बेस्ट फील्डर और शॉर्टर फॉर्मेट में। तो ऐसे कैच ले लेते हैं बड़े खिलाड़ी का, वहाँ रिजवान का कैच ले लिया, यहाँ कोहली का कैच ले लिया, कि उससे फिर जो बैटिंग टीम है उसकी कमर टूट जाती है। तो आपने कोई शक नहीं है कि जिस तरह न्यूजीलैंड की बैटिंग है, न्यूजीलैंड के पास ऑलराउंडर्स हैं, न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह खेलती है, थोड़ा सा मुझे प्रेशर में नजर आ रही है अगेंस्ट इंडिया। लेकिन अगर विलियमसन इस प्रेशर से निकाल गए तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छी फील्डिंग साइड है इस पूरे आईसीसी टूर्नामेंट की, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, थोड़ी सी बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज भी ये बात होती रही है, अब तो बिल्कुल खामोशी सी एक छा गई है और ऐसा लग रहा है कि कोशिश ये कर रहे हैं कि स्पेकुलेशंस को ख़त्म किया जाए, और कोई चीज़ सामने अभी तक नहीं आई है। सर्जरी के हवाले से बात हो रही थी, सर्जरी का कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद फिर सकलैन की भी बात आई है। बहुत सारे लोग तो अभी भी, मैं देख रहा था फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो इसको अवॉइड कर रहे हैं सब्जेक्ट को, कि इसके ऊपर अभी बात ना की जाए। तो ऐसा क्यों है? अभी भी हमारे ये डिबेट जारी है कि अगर वो वापस आ जाते हैं, और कुछ लोग उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि जितने मेंटोर्स आपने अभी रखे थे उनके अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं या सबसे ज़्यादा सीजनल हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, किस तरह देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? अभी तक वो हमारे यहाँ चीज़ें बड़ी अनक्लियर हैं और अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। अगर न्यूजीलैंड खेलने जाएंगे तो हम क्या लेकर जा रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, आज तो संडे का पहला रोजा भी था, तो उसके हवाले से देखा जाए तो अभी तो आज तो कोई भी बात नहीं हुई है। लेकिन ज्यादा दूर नहीं है, 2-4 दिन में आपको टीम अनाउंस करनी है, इसलिए कि 16 को शायद वहाँ पहला मैच है, तो 10 या 12 तारीख को पाकिस्तानी टीम रवाना हो जाएगी। उससे पहले इन्होंने गैदर भी होना है। तो जो चीजें चल रही है ना, जो कल हमारी बात हो रही थी कि सकलैन को कोच बनाए और शादाब को T20 कप्तान बनाए,
तो ये सास और दामाद का खेल जो है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलेगा, राइट आप यकीन करें इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि शायद उससे बड़ा डिजास्टर फिर कोई हो नहीं सके। देखिए, टेलीविजन पर मुझे ये बात यूं कहनी पड़ रही है कि आपने सकलैन को रखा, इंटरिम रखा, जो रखा, उनको फिर क्यों आपने साइडलाइन कर दिया। जी हर कोई जाने के बाद आपको याद आता है वक़ार यूनुस, आप 5 मरतबा पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर चुके हैं। अब वो एक टीम के मेंटोर बन के काम कर रहे हैं। उस टीम को इतनी ज्यादा वो दिया गया है कि आपका अपना ग्राउंड होगा, आप अपना रखें, कोच रखें, बाहर से आप फिजियोथेरेपिस्ट मंगवाएं, सब कराएं, लेकिन कोई चीज ऐसी निकली नहीं है अभी तक कि जो कोई प्लेयर निकाल के दें या कुछ भी दें। सकलैन मुश्ताक को दोबारा लाना, चले आप ले आए। मुझे नहीं पता कि अगर आप लाएंगे तो ये सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज के लिए होगा या क्या होगा। और ये बात समझ में नहीं आती कि आप हर वक्त कितने आप कप्तान चेंज करेंगे और कितने कोचेस चेंज करेंगे। बिल्कुल सबसे पहले बाबर आजम थे, फिर शाहीन आफरीदी हुए, फिर बाबर आजम हो गए, फिर रिजवान हो गए, और अब आप शादाब की बात कर रहे हैं, सलमान अली आगा की बात कर रहे हैं, जिसका T20 में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। जी कमरान अकमल को कल सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सलमान आगा टेस्ट और वनडे में बिल्कुल सेटल्ड हैं। T20 में उनको आप इतना ज्यादा आगे ना लेके जाएं, अगर कभी मौका मिले खिलाए, लेकिन इस तरह से एकदम से कप्तान बना देना और वो कर देना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मशवरे कौन दे रहा है पीसीबी को इस वक्त। कहाँ से शादाब खान आ गए, जो पाकिस्तानी टीम में इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी हमने, शादाब से, इससे फहीम अशरफ से, हसन अली से, नवाज से, अब उसमें से फिर हमें फहीम अशरफ भी नजर आ गए, अब शादाब के आने की बातें हो रही हैं। ये तो बहुत, ये यकीन करें, जिस तरह पाकिस्तानी टीम का ऐलान हुआ था ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जी और सबने कहा था कि यार ये टीम तो नहीं जीत सकती, और यही वजह है कि टेबल पर सबसे नीचे है। तो न्यूजीलैंड के सीरीज में भी अगर आप जाएंगे इस तरह से, मतलब आप देखें ना, टीम में ही शिरादा बिखरा हुआ है, किसी को पता ही नहीं कप्तान कौन होगा, किसी को पता ही नहीं कौन सेलेक्ट होगा, किसी को पता ही नहीं कैसे खेलेंगे। आप ऐसे 8 मैचेस की सीरीज खेलने ऐसे तो नहीं जा रहे ना, आप 5 T20 और 3 वनडे आप जा रहे हैं किसी मुल्क बायलेटरल सीरीज खेलने, तो कुछ तैयारी के साथ जाएंगे ना। आपको तो अपना कुछ पता ही नहीं है ना, कोई बात करने वाला है ना, कोई सामने आके बताने वाला है। भाई जो चेयरमैन साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि वो एक आए, एक बताएं कि भाई ये है, ये चीजें हो रही हैं, हम बार बार तब्दीली से काम नहीं चलेगा। अभी तो हम कह रहे थे कि व्हाइट बॉल में रिजवान से अच्छा कोई है ही नहीं। जी बिल्कुल, रिजवान को पहले ले आना चाहिए था। अब रिजवान क्या इतनी सी देर के लिए आए थे कि आप उनको T20 फिर खिलाएंगे किसको आप एकदम से मतलब अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना यहाँ से बिल्कुल कि कौन से प्लेयर होंगे, क्या आप अंडर-19 के प्लेयर लेके जाएंगे, क्या आप तीनों फास्ट बॉलर को ड्रॉप करेंगे, क्या आप बाबर के साथ रिजवान को भी ड्रॉप करेंगे, अभी कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, ये तो जरूर है कि कुछ बड़े प्लेयर्स के जिनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, जिनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनको आप जरूर रेस्ट ना दें, बल्कि उनको कहें कि आपको ड्रॉप किया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन चीजों क्लियरेंस तो है, क्लियरेंस ही नहीं आ रही। शादाब को T20 कप्तान बनाने का कोई सोच भी कर सकता है? आप इस वक्त पाकिस्तान के टॉप 25 खिलाड़ी भी निकाल लें तो उनका नाम नहीं आता, नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। चैंपियंस कप T20 फॉर्मेट हुआ है, उसमें शादाब ने टोटल पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 ओवर कराए हैं जी, और उनका एवरेज जो बैटिंग का है वो शायद 6 या 12 रन का है। ना बैटिंग ना बॉलिंग, और अच्छे मौके पर वो खुद साइडलाइन हो जाते हैं ताकि ज्यादा पिटाई ना हो। एग्जैक्टली बाबर आजम जब तक थे उनको खिलाते रहे, हम साइड लाइन पे बिठा के रखा हमने अपने स्पिनर अबरार को, कि जिनके बारे में खुद रिजवान ने कहा है कि सवाए एक उनके कोई और बॉलर हमारा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। अब आप प्रेशर में लाना चाह रहे हैं दोबारा अबरार को कि जी जब किसी एक स्पिनर की जरूरत होगी तो आप शादाब को खिलाएंगे, जो वो कप्तान है या वाइस कैप्टन है। जो वो कप्तान बन के अगेंस्ट अफगानिस्तान गए थे तो हम सीरीज हार गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आप पीएसएल की बुनियाद पर ना करें, खुदा के लिए। पीएसएल की बुनियाद पर अगर आप शादाब को टीम में ला रहे हैं या आप चाह रहे हैं, वो ना बॉलर है ना बैट्समैन है। नहीं, अब तो हमने क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया ना हमने ऑल टुगेदर। पहले तो ये होता था कि पीएसएल पे भी हम सेलेक्ट कर रहे थे, अब तो ये कोई एक साइड मैच में अगर कोई पाकिस्तानी शाहीन के लिए कोई एक परफॉर्मेंस हो गई, बांग्लादेश के लीग के किसी एक मैच में परफॉर्मेंस हो गई, उसी को क्रेडिट करके आप टीम के अंदर प्लेयर्स को भेज रहे हैं। आपके सामने मिसाल फहीम अशरफ की है और शादाब देख लें, अब नाम सामने आ रहा है। फहीम अशरफ से तो बेहतर था कि आप 14 रन की टीम ले जाते। उन्होंने क्या किया यार, जब उनको आपको पता था कि मतलब जाहिर नजर आ जाती चीजें कि सिलेक्शन जो है कहीं और से हो रही है। और अब शादाब का पता है मुझे अफसोस क्या है, मुझे अफसोस ये है कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, एक बड़े अच्छे सहाफी टीवी पे बैठ के वो कह रहे हैं कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन शादाब है। मुझे मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं ये देख रहा हूँ कि राशिद लतीफ ने जो टीम बनाई उनमें वो प्रोबेबल कप्तान T20 का शादाब को कह रहे हैं, एक तो और प्लेयर्स हैं।
भाई सकलैन मुश्ताक से आपको दोस्ती निभानी है या कोई प्लेयर आपको अपनी अपनी शादी या वलीमे में बुला लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कौम से खेले। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त आपको कोई दुख नहीं थी कहीं से भी शादाब का नाम, उसी तरह शादाब का नाम आ रहा है जिस तरह फहीम अशरफ का नाम अचानक से आ गया या खुशदिल शाह का आ गया, जिनका हमें दूर दूर तक पता नहीं था। फुली ठीक एग्री, है यार, बिल्कुल। फिर यही करो ना कि हसन अली को भी ले आओ, फहीम अशरफ, नवाज, शादाब, इमामुल हक, यही आप लोग जिनको मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये टीम के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का दो चार है, इनको हटाना पड़ेगा। अगर आप उन्हीं को लाना चाहते हो तो लाएं, रिजल्ट आपके सामने है, और जो थोड़ा बहुत लोगों का शौक जो 10-15% रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। गुफ्तगू को जारी रखते हैं, एक और हमारे साथ जो है वो गेस्ट हमारे साथ लाइन पर होंगे और उनको भी हम वेलकम करेंगे। आलमगीर अहमद शेख साहब उनको ज्वाइन करते हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इनफैक्ट, और उनसे इसी बारे में बात होगी जो टीम सिलेक्शन के हवाले से इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है। आलम भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। जी आलम भाई, ये फरमाइएगा, अभी बात हो रही थी कि कोई चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, और ये हारने के बाद होना तो ये चाहिए था कि फ़ौरन से कोई फैसला लिया जाता और टीम बिल्डिंग की बात की जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की खबरें इस वक्त सरफेस हो रही हैं अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है। याद रखें, ये वहाँ पे मेंशन कर दें कि सब स्पेकुलेटिव है अभी, कि सकलैन मुश्ताक का जो वो नाम सामने आ रहा है, और लामहला फिर सकलैन से जुड़े जो उनके करीबी हैं लोग या उनके अपने दामाद हैं, उनको कैप्टन बनाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक सब डिनाइल में हैं और बिल्कुल इसके ऊपर खामोशी है। लेकिन अगर खुदा ना करे ऐसा होता है तो कितना डैमेजिंग होगा, ये एक सवाल है। आलम भाई जरा बताइए, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया यासिर, और मुनीर भाई को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि सर, ये बोर्ड की तरफ से शोशा छोड़ा जाता है कि ये चीज लगा के भेजो कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर। जी जी ये एक लोगों का ख्याल लिया जाता है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी। और अगर सकलैन को लाया जाए जो इस वक्त एक मेंटोर भी है, 50 लाख रुपए महीना भी ले रहा है जी और फिर उसके दामाद को, शादाब को, जिसको कह रहे हैं कप्तान ला, ये एक बातें उठाई जा रही हैं। जी अगर ये कर दिया तो क्रिकेट मजीद तबाही की तरफ चली जाएगी। बिल्कुल। आपने अगर कोई तब्दीली करनी है तो बिल्कुल 6-7 नए प्लेयर लेके जाए और आपकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर होगी जो इस वक्त आपको मिल रही है। बिल्कुल डेफिनेटली ग्रुपिंग नजर आ रही है और कोई भी शख्स अपने आप को ऊपर लाने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। और जब सकलैन की बात आपने की, जब इसी टॉपिक पे आ जाते हैं जी। और शादाब को सर, जैसे अभी मुनीर भाई ने रिपीट भी किया कि उसे 20 रन बनाए सर पूरे टूर्नामेंट में और एक भी विकेट नहीं है 3 ओवर के अंदर। आप किस बेस पे उसको लेके जा रहे हैं? यहाँ बांग्लादेश के अंदर कोई छक्के मार दे उसको लेके चले जाते हैं। पीएसएल का आपका स्टैंडर्ड है 50% प्लेयर आपके रिटायर्ड खेलते हैं जी, 30% प्लेयर आपके डोमेस्टिक के खेलते हैं, उनका स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं है पीएसएल का जी। ये तो हमने एक अपनी ब्रांड खुद बना ली है कि हमारी ब्रांड है, चले ठीक है, वो भी पैसा कमाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। लेकिन बात यह है कि आप इन टीमों के साथ, इन लड़कों के साथ अगर आप दोबारा जाएंगे, सलमान अली आगा, उसको आप अगर T20 सिखाएंगे तो खराब करेंगे जी, इसलिए कि उसको 10-15 गेंदें चाहिए सेट होने के लिए और T20 में 2 से 3 गेंदें चाहिए होती हैं सेट होने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सर बात यह है कि ये जो भी अभी तो कुछ टीम अनाउंस हो, जैसे अभी तो जैसे 16 को मैच है और 10, 11, 12 तारीख को टीम में रवाना होना, तो आज 3 तारीख 2 तारीख हो गई, तो ये अगले 2-3 दिन में अगर टीम अनाउंस नहीं करते तो कुछ क्लियर ही नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है। और फिर अगर ये पुराने प्लेयर ही लेके चले गए अपने साथ तो बस, तो फिर तो अल्लाह हाफिज है। और सर इसके ऊपर मुनीर भाई ने बहुत अच्छी बात कह दी, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मजीद बात की जाए, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सारी खोल खोल के बता दी और कई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और मुझे बड़ी खुशी होती है अगर कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है ताकि किसी को पता तो चले। अब वो खुर्रम न्याली साहब है वहाँ पे जी, वो डीसी है, पता नहीं क्या, वो कल यही क्लब क्रिकेटर के जो अच्छे क्लब में जिन्होंने स्कोर किया था ना, उन्हें बुला बुला के उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारा क्या काम है यार? बिल्कुल सही बात है। आप उनको डोमेस्टिक का हेड बना दिया जी। तो ये इस तरीके से वो पता नहीं कहाँ से आए, उनको खून लाया, जो भी लाया, यहाँ तो आते ही अचानक पैराशूटर्स होते हैं हमारे यहाँ तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। कि वो बच्चों से इंटरव्यू कर रहे हैं, भाई आप तो कोई, आप कोच हैं, आप कोई क्रिकेटर हैं, आप कुछ भी नहीं है बिल्कुल, और आप बच्चों से इंटरव्यू कर रहे हैं। इस तरीके से थोड़ी हो सर, बहुत चीजें हैं यासर भाई, बहुत चीजें, कुछ चीजें जहन में रहती हैं, कुछ नहीं रहती। नहीं, तो आलम भाई देखें, अब सवाल ये है कि अगर आप ये सारी चीजें, अगर जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं एक बड़े तवील अरसे से कर रहे हैं, अगर इनको ठीक नहीं किया जाएगा तो फिर आप क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले न्यूजीलैंड का जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर बात कर रहे थे। फील्डिंग आप देखें, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें और क्या गेम प्लान लेकर आते हैं, ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं।
हमारे पास कोई उनमें से एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर बात करें। ये आपके जो सो कॉल्ड आपने हीरोज बनाए हैं, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और ये हारिस रऊफ, कब तक इसको डिफेंड करते रहेंगे? एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से। कभी किसी जमाने में एक आध परफॉर्मेंस अगर हुई भी है तो उसको बुनियाद बनाकर आप थोड़ी इतना क्रिकेट किसी को खिला सकते हैं। ये तो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है, बाहर से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके पास टैलेंट बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या ड्राउट है कोई कि आपको इन्हीं बॉलर से काम लेना पड़ रहा है जिनकी ना बॉलिंग है, ना कोई उनकी टीम में कंट्रीब्यूशन नजर आती है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आईक्यू बिल्कुल ही जीरो है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कोई बात की जाए, तारीफ की जाए। फिर कहां से आप इनको जो है कैरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। सर देखें, आपका जो डोमेस्टिक का सिस्टम है ना, वो तो बिल्कुल ही स्टैंडर्ड का है ही नहीं। डोमेस्टिक से प्लेयर आता है क्लब क्रिकेट से, जी जो रीढ़ की हड्डी है क्रिकेट की। एग्जैक्टली। उसको एक तो वो अभी जो टूर्नामेंट हुआ 2.5 से 3 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं। कोई ग्राउंड की कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्लेयर परेशान रहते हैं उसके अंदर। तो पता लगता है, तो इनसाइड स्टोरी होती है। राइट। तो लेकिन बात यह कि जब जितनी भी चीजें ऐसी होती हैं, जब तक आप क्लब क्रिकेट से प्लेयर नहीं लाएंगे और इधर उधर से घुमा फिरा के ले आएंगे, कोई PSL से, कोई बांग्लादेश से, कोई कहीं से, कोई सिफारशी, आपकी टीम ऐसी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। जब तक एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप नहीं किया जाएगा जिसमें बोर्ड के मुलाजिम भी शामिल हो, नीचे से लेके ऊपर तक, और खिलाड़ी भी शामिल हो, कप्तान भी शामिल हो, आप प्लांटेड किसी को भी जो अपना हीरो बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर देखें, जो जितनी भी दुनिया की टीमें, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, इनमें फास्ट बॉलर की लाइफ है 5 से 6 साल। कोई एक दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे 8-8 साल से हम घसीट रहे हैं प्लेयरों को, ऐसे थोड़ी होता है सर। एक टाइम होता है, फास्ट बॉलर की एक लाइफ होती है, उतना आप उससे काम लेते हैं। बिल्कुल। फिर अब हर दूसरे दिन आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, हर दूसरे दिन कप्तान चेंज हो जाता है। ऐसा ही है। स्टेबिलिटी कैसे लेकर आ सकते हैं टीम के अंदर? बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चेंजेस इस तरह नहीं आ सकती। मुनीर भाई आपकी तरफ आऊंगा जरा, भी यही बात अभी जारी है और ये इन प्लेयर्स को ड्रॉप करना ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और जिस तरह की इस वक्त चीज़ें हो रही हैं बड़ी तकलीफ हैं, बड़ी परेशान कौन है। एक तरफ आपके कैप्टन हैं जिनको आपने हायर किया, वो एक लाफिंग स्टॉक बनकर रह गए। पूरी दुनिया में उनके ऊपर मीम्स बना बना के लोगों ने जो है वो ख़त्म कर दी हैं। को जिस किस्म की बातें करते हैं, जिस किस्म के इंटरव्यूज़ देते हैं, जिस किस्म की उनकी ऑन द फील्ड हरकतें हैं, क्या कहा जाए। आप ना, आपके ऊपर कोई चेक है ना, कोई बैलेंस ना कोई कंट्रोल, कुछ भी नज़र नहीं आता। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप अपनी क्रिकेट को? और फिर ये आप जब ये सारी चीज़ें सेंस कर लेते हैं कि ये केपेबल नहीं है, तो उसके बाद आपको उसका बैकअप तैयार करना होता है। हम लोग ऐसा लगता है कि चाहते यही हैं कि यही लोग सस्टेन करें, और जितनी भी कुव्वतें हैं बोर्ड के अंदर काम कर रही है, शायद उनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये लोग अपनी जगह पर इनको जो है वो बरकरार रखा जाए। क्या कहेंगे मुनीर भाई इसके बारे में? इससे पहले मैं बता दूं, अभी तीसरी विकेट गिरी है और डैरिल मिचेल आउट हो गए, कुलदीप यादव ने उनको आउट किया है, तो अब 3 आउट हो गए। अच्छा, आपने जो बात की ना, देखें ये बात तो हमेशा से होती रही है और शायद होती रहेगी। कभी हम किसी से खुश नहीं होते, और खुश उससे होते हैं कि जो वाकई हमें नजर आता है कि वो टीम के लिए कुछ करना चाहता है या उसका अपना कोई जाती मफाद नहीं है। अभी भी बोर्ड में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है, उनको क्यों लाया गया सिलेक्शन कमेटी में, एनालिस्ट को क्यों रखा गया है सिलेक्शन कमेटी में, अंपायर को क्यों रखा गया है, ये सब भी चीजें सबको पता थी। सिलेक्शन कमेटी में के जो चेयरमैन थे आकिब जावेद, तो उनमें इतना वो नहीं था कि वो आके बताते, टीम अनाउंस करते। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम दुनिया ने 15 दिन पहले अनाउंस कर दी, आपने सबसे आखिर में अनाउंस किए, लेकिन आप खुद नहीं आए, फ्रंट से आपने लीड नहीं किया। बाद में जब आप आ रहे हैं तो आप कह रहे नहीं कि हमारी टीम बहुत अच्छी थी और भारत की एक्सपीरियंस टीम थी, हमारी इनएक्सपीरियंस टीम थी। बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेस उन्होंने दिए। अब उनका तो चले किस्सा खत्म हो रहा है, इसलिए कि वो तो इंटरिम थे और वो चले जाएंगे। हम तो हमेशा ये होता है ना, जब हम 23 का वर्ल्ड कप हारे आगे बढ़ो, 24 का T20 वर्ल्ड कप करे आगे बढ़ो, 25 का चैंपियंस ट्रॉफी हारे आगे बढ़ो। भाई आगे तो बढ़ना है, लेकिन आगे आप देखो तो सही कि सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो अभी आपको ये पता चलेगा जब टीम अनाउंस होगी ना, तब जाके क्लियरेंस आएगी कि भाई कौन कप्तान है, कौन प्लेयर है, फिर सही तौर से बात होगी। अल्लाह करे जिन प्लेयर्स का नाम ले रहे हैं जो डोमेस्टिक में और अंडर 19 में परफॉर्म कर रहे हैं, मैं एक बैट्समैन अजान ओवैस की बात करूंगा, एक बॉलर अली रजा की बात करूंगा, मैं फिर नियाजी की बात करूंगा, आमिर जमाल की भी बात करूंगा, सुफियान मकीम की बात भी करूंगा, और जो हमारे स्पिनर्स है उनकी बात भी करूंगा, मैं फास्ट बॉलर्स जो 2-3 अच्छे हैं उनकी भी बात करूंगा। लेकिन साथ साथ कुछ सीनियर प्लेयर्स भी टीम में आपके होने चाहिए
एक साथ पूरी टीम बदल देना भी हल नहीं है। लेकिन जो असल चीज है ना जी। कि किस कप्तान के अंडर में खिलाड़ी मुझे बताएं कि एक होके खेलेंगे। कोई भी कप्तान बदल दो, खिलाड़ियों की अपनी ही चल रही है। जब सुनो बिल्कुल। जी टीम में वो है, जब भी सुनो टीम में वो, तो भाई कौन सा कप्तान आएगा, बिल्कुल। कहाँ से कप्तान ला के दें आपको। कोई प्लेयर तो ऐसा हो जिसके अंडर में आप खेलें। नहीं खेलेंगे तो फिर वही चीजें रहेंगी कि जी भला है ढिमका है। मेरे ख्याल है कि अगर कोच की जो रिपोर्ट थी 2024 वर्ल्ड कप के बाद, उसको सही से देख लिया जाता, जांच लिया जाता, उस पर काम कर लिया जाता, तो बहुत सी चीजें हैं। लेकिन यासिर, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां हम 2 साल पहले खड़े थे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको देख के हमें लगे कि अब कोई अच्छी चीज होने जा रही है या हम फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हैं। वैसे ही परेशानी सामने नजर आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डायरेक्शन बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है, डायरेक्शन लेस हैं, और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। और रिपोर्ट्स तो आती जाती रहती हैं, वो हमारे एक बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं कि कयूमी जो लोग हैं वो आज तक आपके साथ हैं, बोर्ड के साथ चिपके हुए हैं, और वो जो कमीशन रिपोर्ट थी उसके अंदर जो नाम थे, जो प्लेयर्स के बारे में कहा गया था, जो हिदायत दी गई थी, वो सब नज़रअंदाज कर दी। अगर वहाँ पर अगर आपने वाकई एक्शन लिया होता तो शायद क्रिकेट आपकी यहाँ पर नहीं होती है। आलम भाई, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सिलसिला होता रहेगा। आपको याद है एक बड़ा मशहूर टूर हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और जब वापस आए थे उसने तहलका मचा दिया था कि क्या कुछ होता रहा टीम के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहना चाहेंगे? बात ये कि अगर जब तक कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी ना, कभी दुरुस्तगी नहीं आएगी। और उसमें जो भी किसी भी सिस्टम के जुमरे में जो भी चीज आएगी, हर चीज तबाह हो जाएगी, चाहे क्रिकेट हो या कोई और चीज हो। हमारा एक हर दफा का जुमला, हर कप्तान कहता है हम इस शिकस्त को भूल चुके, आगे चलने की बात करते हैं। और वो जुमला पूरा नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि हम इस शिकस्त को भूल के अगली शिकस्त के लिए तैयार रहें। बिल्कुल ठीक है, शिकस्त को भूल जाएं, अगली शिकस्त के लिए तैयारी करें। जी, हमारा तो ऐसा ही है, पक्का हो गया ये मामला। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी सर ऐसी। अगर कहीं चेंज आ गई अचानक और कोई बेतरीके किसी ने सोच लिया जी, तो फिर इंशाल्लाह आपका सिस्टम दुरुस्त होगा, लेकिन उसको कुछ अर्से चलने दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। चलें आलम भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुनीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रहे। और मैच इस वक्त जारी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, और सॉरी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। मैच बड़ा ज़बरदस्त इस वक्त हो रहा है। स्लो थोड़ा सा विकेट है इस वक्त, और थोड़ा सा स्लो खेल रहा है। कुछ देर पहले तक 93 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके थे न्यूजीलैंड के, और वो पेनिट्रेट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो देखते हैं कि ये मैच किस तरफ जाता है। कल जब इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी तो इस मैच के ऊपर फिर डिटेल हमारी डिस्कशन होगी, और आने वाले वक्त में और ख़ासतौर पर जो सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें मौसूल हो रही हैं या सवालात आ रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इजाज़त आपसे लेनी होगी, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। ऑस्ट्रेलिया